ओके, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। अब डायमेंशनल इक्वेशंस की एनालिसिस की जरूरत क्या पड़ी बताइए। ओके, क्या जरूरत पड़ी डायमेंशनल यहाँ पे कि डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसका जरूरत क्या पड़ा, क्या क्या मतलब ऐसे बोल सकते हैं कहाँ पे जरूरत, कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। तो इसका एप्लीकेशन बहुत है, काफ़ी वास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वो हम अभी देखते हैं। ओके, तो लेकिन इसका जो आपका ये है, ये सारी चीज़ें जो है हम देख रहे हैं अभी। ओके, तो सबसे पहला जो आपका जो टर्म है, देखिए कोई सबसे पहला जो है ये चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कोई इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, मतलब देखिए कोई इक्वेशन अगर करेक्ट होना है ना, तो सबसे पहले उसको डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है। क्या मतलब है इसका, मतलब कि इस तरफ और इस तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के डायमेंशंस बराबर होने जरूरी है, कंपलसरी है, मस्ट है। ओके, अदरवाइज वो इक्वेशन गलत होगा, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन सही होना है, किसी इक्वेशन को सही होना है, तो सबसे पहला जो कंडीशन ये है कि उसको डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है। डायमेंशनल करेक्ट होना के जरूरी क्या मतलब, जो लेफ्ट साइड में जो है वही डायमेंशन राइट साइड में भी होना जरूरी है। तो ये आपका क्या है, तो सबसे पहला हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं कि डायमेंशनल चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। ओके, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला एप्लीकेशन ये एक तरह से समझ सकते हो। ओके, अब इसके लिए एक चीज आपको जानना जरूरी है, वो है क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। देखिए एप्लीकेशन हम क्या कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी इक्वेशन को सही होना है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है। इसका क्या मतलब कि कोई इक्वेशन सही है तो उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों करेक्ट, उसका डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। मतलब क्या है, तो सपोज करें कि वेलोसिटी इक्वल टू मास, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम लिखते हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे s/t लिखते हो आप, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होगा, ठीक है। दोनों के डायमेंशंस बराबर होने जरूरी है। ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। अब कैसे भाई इसका डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन के होने चाहिए, अदरवाइज वो इक्वेशन सही नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके लिए हम जो अभी करने जा रहे हैं, इसके लिए एक पॉइंट जानना जरूरी है। वो पॉइंट ये है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। वो पॉइंट ये है इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, या ऐसे बोल सकते हो कि उसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, बहुत सिंपल चीज है ये, बहुत ही आसान है, आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि अगर आपको बोला जाए कि भाई एक केला और एक सेब को जोड़ें तो क्या मिलेगा, तो आपको एक केला और एक सेब ही मिलेगा। आपका आंसर ही होगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि दो मैंगो और 5 एप्पल, इसको जोड़ने पे क्या मिलेगा, आप सोच सकते हो। तो इसका जवाब आप सही सोच रहे हो बिल्कुल, वो क्या है, तो 2 मैंगो और 5 एप्पल ही होगा। ओके, आप इन दोनों को मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों को आप ऐड कर रहे हो, तो अभी भी आपका 2 मैंगो और 5 एप्पल ही हो रहा है। यानी क्या बोल रहे हो कि क्या यहाँ पे बोलना चाह रहे हो कि सेम तरह की चीजों को हम ऐड करते हैं, सेम तरह की चीजों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या ऐसे इसको रिवर्स में बोल सकते हो कि अगर हम दो चीजों को ये ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों चीजें सही, बस दोनों चीजें सेम होगी। ओके, मतलब इक्वल क्वांटिटी को ही या सेम क्वांटिटी को ही हम ये करते हैं, सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक ही तरह की क्वांटिटी। अगर मैं बोलूँ कि 2 मैंगो और 4 मैंगो कितना होगा, तो आप सीधे बोलोगे 6 मैंगो होगा। अगर मैं बोलूँ 5 एप्पल और 10 एप्पल कितना हुआ, दोनों को मिला के दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, तो 15 एप्पल होगा। लेकिन अभी आप जैसे हम मैंगो और एप्पल का एग्जांपल दे रहा था, तो वहाँ पे आप ये कर रहे थे कि जितना क्वांटिटी है उतना ही रह रहा था। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल चीज़ों को ही, सेम क्वांटिटी को ही आप इक्वेट करते हो, सेम, या इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर 2 क्वांटिटी को इक्वेट किया गया है तो इसका मतलब दोनों क्वांटिटी सेम है।
आई बात समझे? तो ये चीज यहाँ पे वही चीजें बोली गई है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये इतना ही है जितना अभी मैंने आपको बताया। ओके, ये दो। अब सपोज करिए कि आपको कोई इक्वेशन दे रखा है, सपोज करो v इक्वल टू u प्लस at दे रखा है, सपोज करो इस तरह का इक्वेशन दे रखा है। ओके, तो आप देखोगे कि इन दोनों को बराबर किया गया है, या ऐसे बोलो कि इन दोनों के बीच में प्लस ऐड किया गया। तो प्लस ऐड किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम तरह की क्वांटिटी होंगी। सेम तरह की क्वांटिटी का मतलब सेम तरह की क्वांटिटी, यानी ये जो जिस तरह का क्वांटिटी होगा ये भी उसी तरह का क्वांटिटी होगा, तभी हम इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं। ओके, ऐड कर रहे हैं। इसका रिवर्स भी हम बोल सकते हैं कि दो क्वांटिटी को ऐड किया गया, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी सेम होंगी, दोनों का डायमेंशंस, और दो क्वांटिटी सेम है इसका मतलब डायमेंशंस भी सेम होंगे। मतलब जो डायमेंशंस ये इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। एक और पॉइंट इससे निकाल सकते हो, दो क्वांटिटी को बराबर की गई है, इन क्वांटिटीज को बराबर की गई है, तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगे। दो क्वांटिटी सेम है इसका मतलब इनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। ये क्वांटिटी को बराबर किया गया है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी, तभी इसीलिए दोनों क्वांटिटी को इक्वेट किया गया, यानी कि v इक्वल टू at। ये इस तरह से इनके डायमेंशंस बराबर कर सकते हो। ओके, एक और चीज लिख सकते हो यहाँ पे v इक्वल टू u, v का डायमेंशन जो होगा वो u के डायमेंशंस के बराबर होगा, ये चीज भी लिख सकते हो। तो यहाँ से लिख के अब इनके इसका डायमेंशन लिखिए, इसका डायमेंशन लिखिए और इक्वेट कर दीजिए, आपका कुछ चीजें जो भी पूछी जाएगी वो हो जाएगा। इसका डायमेंशन इक्वेट करिए और चीजें निकाल लीजिए। ठीक है, यही चीजें आपको बोली गई हैं। तो यहाँ पे होपफुली इसको समझ में आ रहा होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको जो चीजें अभी मैं बता रहा था वही चीजें यहाँ पे अप्लाई की गई होंगी और कुछ नहीं। देखिए, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी मतलब दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मतलब ये पूरा इनके डायमेंशन सेम होंगे, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम होगा, मतलब x नॉट का डायमेंशन और v नॉट इंटू टी का डायमेंशन, ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है, तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा, यानी कि v नॉट इंटू टी इक्वल टू, देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो at स्क्वायर इनके डायमेंशन सेम होंगे। ओके, सेम होंगे, और ये किसके बराबर होगा, तो x नॉट के डायमेंशंस के बराबर, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर। क्यों? क्योंकि दो क्वांटिटीज इक्वल है तभी उनको ऐड किया गया हुआ है, या फिर दो क्वांटिटी ऐड किया गया इसका मतलब वो दोनों क्वांटिटी सेम होंगे। ये दोनों को ऐड किया गया इसका मतलब दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, इसलिए ऐड किया गया, इनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। समझे बात? तो ये x नॉट इक्वल टू v नॉट इंटू टी प्लस इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, मतलब दैट इज इक्वल टू at स्क्वायर आएगा, राइट। तो यहाँ पे समझ में आया होगा समझ आपको। ओके, ये चीज तो पहले, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब इक्वेशन गलत है। अगर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब गलत है इक्वेशन। इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन बराबर नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन गलत है। ओके, तो अगर कोई डायमेंशन कोई इक्वेशन को सही होना है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब कि एक करेक्ट इक्वेशन, मतलब देखिए करेक्ट इक्वेशन तो करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, बिल्कुल ये बात 100% श्योर। लेकिन एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या मतलब है अभी जो मैं बोला, देखिए एक करेक्ट इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है, लेकिन एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या मतलब बोल रहा हूँ, देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको पता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, ये मतलब बेसिकली हम अभी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। और ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, होपफुली आपने पढ़ा भी होगा शायद 9th में, और नहीं तो हम लोग देखेंगे। तो सपोज ये इक्वेशन है s इक्वल टू प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको ये करेक्ट इक्वेशन है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। लेकिन साथ में मैं बोलता हूँ कि ये इक्वेशन हमने लिखा s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट मैंने हटा दिया, हाफ जो लिखा था हाफ हटा दिया। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, तो कांस्टेंट यानी इस कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं है, तो इस कांस्टेंट को यहाँ पे नहीं लिखा, फिर ये डायमेंशनली करेक्ट तो है,
लेकिन ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट भी है और साथ में करेक्ट इक्वेशन भी है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होने की वजह से ये करेक्ट नहीं होगा, हाँ डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, वो चीज़ यहाँ पे। तो देखिए, इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, बट इफ इट पास इट इज नॉट प्रूव्ड राइट, ओके। thus a dimensionally correct equation need not be actually an exact equation, but a dimensionally wrong is wrong or inconsistent equation must be wrong। यही तो चीज़ मैं अभी बताया आपको, ठीक है, कि अगर एक इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, मतलब किसी इक्वेशन को करेक्ट होना है तो डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है। लेकिन अगर इक्वेशन कोई डायमेंशनली करेक्ट है फिर भी वो करेक्ट इक्वेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज करिए वी स्क्वायर, आपको ये इक्वेशन भी होपफुली पता होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ। और दूसरा एक इक्वेशन है, इसी को लिखता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस as। देखिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और करेक्ट इक्वेशन भी है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तो है लेकिन करेक्ट इक्वेशन नहीं है। क्यों भाई? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, होना चाहिए लेकिन 2 नहीं है, राइट? समझ में आई बात? तो ये चीज़, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और इसी का यहाँ पे लेट अस कंसीडर एन एप्लीकेशन। तो ये इसको क्वेश्चन दे गया है, चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आपको करना क्या है, तो बेसिकली अगर दोनों तरफ के डायमेंशंस करेक्ट होंगे तो ये करेक्ट होगा। तो इसका ये डायमेंशंस निकालना हो, तो ये डायमेंशन निकालना हो तो ये डायमेंशनल इक्वेशंस, इसका बड़े ब्रैकेट से घेर दो तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, बड़े ब्रैकेट से घेर दो तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, राइट? आई बात समझ में? अब इसका डायमेंशन लिखेंगे तो मास का m और v का क्या होगा, LT-1 ये होता है इसका, और फिर उसका पावर 2 है ना। तो इसका आप इस तरह से लिख लीजिए, अलग अलग कर देता हूँ मैं, और इसका पावर 2 है, इसका पावर ये LT-1 ये किसका, v का है, और उसका पावर 2 है, तो पावर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अलग अलग कर देता हूँ मैं, दोनों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा, इक्वल टू मत करिए यहाँ पे। तो ये आपको पहले निकाल लीजिए इसको, m l का पावर 2, पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, t पावर -2 ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये किसका है, इस वाले का है। अब मैं इसकी बात करता हूँ इसका, तो इसका अगर देखिए mgh का, तो mgh का क्या करेंगे, m इसका g का कितना है, LT-2 ओके, और g ये क्या है, तो l है, दिस इज इक्वल टू, तो ये कितना आएगा देखिए, l स्क्वायर t-2। अब बताइए इसका ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों सेम है ना, ये और ये सेम है, देखिए दोनों सेम है डायमेंशंस अगर सेम है इसका मतलब कि ये आपका मतलब डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ओके। तो दोनों क्या है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हो, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट, ओके। होपफुली समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है उसी तरह से आप कर सकते हो, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज दिस वन, दैट ऑफ, ये सब दे रखा है, बीच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ करंट इज दिस वन दे रखा है, राइट? अब करना क्या है, अच्छा, बीच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट, ओके। कौन सा फॉर्मूला जो है सही हो सकता है, कौन सा सही नहीं हो सकता है, ओके, कौन सा सही हो सकता है और कौन सा सही नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायमेंशनली जो इसका डायमेंशन निकालिए और इसका डायमेंशन निकालिए, अगर दोनों के डायमेंशन बराबर हैं तो इसका मतलब सही है, अगर नहीं है तो बराबर नहीं होंगे। इसके लिए मैं बोलूँगा कि कुछ बेसिक चीज़ें याद रखिए। क्या बेसिक चीज़ें याद रखिए, तो v वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन याद रखिए, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा LT-1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद रखिए, और वो कितना है, LT-2, ओके, ये। और फिर फोर्स का डायमेंशन याद रखिए, फोर्स का डायमेंशन होगा LT-2, ओके। और उसके बाद क्या है, एनर्जी का मतलब डायमेंशन याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी का, वो होगा क्या होगा, तो L² T-2,
टी माइनस एम एल स्क्वायर डी माइनस 2 ये। और फिर आप क्या करिए, ये तो काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है, ये लिख दिया था मैंने यहाँ पे, पता ही है। और ये सब का निकाल के और आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, चेक कर सकते हो आप इसकी, ठीक है। ये चीज़ आपका यहाँ पे कर सकते हो, होपफुली मुझे लगता है कि आप कर पाओगे इसको, ठीक है। तो ये तो एक तो आपको तरीका आ गया, ये मतलब क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से करना है। एक को करके दिखा दूँ, मैं एक को करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो एक को करके दिखा देता हूँ, चलिए इसी को कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो इसका डायमेंशन देखिए, के का डायमेंशन जो होगा वो आपको पता, अभी लिख दिया था मैंने, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये मैंने लिख दिया था, आप निकाल भी सकते हो, हाफ एम बी स्क्वायर, और उस पर मास का वेलोसिटी का डालोगे तो ये आएगा। उसके बाद इसका निकालोगे, तो इसका निकालेंगे तो एम स्क्वायर वी क्यूब दैट इज इक्वल टू यहाँ पे एम स्क्वायर, और साथ में क्या है, तो v का क्या होगा, एल टी माइनस 1, और यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर एल पावर क्यूब टी पावर माइनस 3। ओके, आप देख लीजिए, इसको यहाँ पे लिखा मैंने, पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका पावर और इसका पावर देखिए अलग अलग है, ये मतलब आपको चीज़ यहाँ पे गलत है। ओके, तो ये गलत है। फिर अगला वाला इसी तरह से चेक करिए, और अगला वाला चेक करिए, इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, होपफुली हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला वाला, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। अगला जो ये है, जो इसका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कई बार होता है कि साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट जब लैब में करते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये क्वांटिटी है और इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है, सपोज करो कि मैं पेंडुलम की बात करता हूँ, पेंडुलम का भाई टाइम पीरियड निकाला जा रहा है पेंडुलम से, तो उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है लैब में। अब ये देखा गया कि अरे भाई इसका जो टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो थ्रेड का लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा चीज भी देखते हैं कि ये बॉब जो है, बॉब का जो यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं भाई बॉब का मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि भाई मास पे डिपेंड करेगा, मान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अरे भाई हाइट पे ले जाने पे टाइम पीरियड बदल जाता है, सेट और जो है सी लेवल पे, समुद्र के लेवल पे ले जाने पे टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाता है। तो फिर सोचते हैं अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेसिस पे भी चेंज हो रहा है क्या, उस पर भी कुछ अंतर आ रहा है क्या। तो ऐसे करके, और अपने तरफ से उनको शुरू में पता नहीं है कि भाई किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन बोलते हैं कि भाई इस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर बाद में जब उसको एक्चुअल में इक्वेशन लाना चाहते हैं, जब एक्चुअल में रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या करना है, रिलेशन भाई शुरू में तो कुछ भी गलत भी रिलेशन लिख के दे दिया, लेकिन उसको डायमेंशनली करेक्ट अगर करके हम देखते हैं, सबसे पहला काम कि भाई अगर ये सही है, ये इक्वेशन अगर सही है जो दिया गया है वो, तो इसको डायमेंशनली करेक्ट तो सबसे पहले होना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए वही चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ के डायमेंशंस लेते हैं और दोनों के डायमेंशंस लेके और इक्वेट करते हैं। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है तो इक्वेशन बोलते हैं सही है, अदरवाइज हम जो है ना वो वहाँ पे मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जब दोनों तरफ का डायमेंशन लिखते हैं ना, तो हमें रिलेशन अपने आप वहाँ से पता चल जाते हैं रिलेशंस की। हाँ भाई ऐसे मतलब सपोज करेंगे, तो यही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस ये करने के लिए जो कैसे रिलेशंस डेवलप किया जाता है, डेवलप किया गया, वो डेवलप करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कितना पावर होगा। सपोज करें कि टाइम पीरियड की बात करूँ मैं, तो टाइम पीरियड अगर मैं बोलूँ या सपोज कर कि F इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन आया होगा, ओके। इसका पावर कितना 1 है, इसका पावर कितना 1 है। आप बोलोगे सर मैंने एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको एक लैब में, और ऐसा करते हैं कि भाई मुझे लग रहा है ऐसा कि मास का पावर जो है वो कुछ एक से अलग हो सकता है, एक से अलग है आपने बोला, और ये सोचे कि एक्सेलरेशन का भी जो पावर है वो लगता है कि कुछ अलग ही लग रहा है, मुझे एक से अलग लग रहा है, तो मैं इसको वाई मान लेता हूँ।
लेकिन एक्चुअल में जब इसमें जब डायमेंशन मतलब इसका डायमेंशन लिखोगे और इसका पूरे का डायमेंशन लिखोगे और उसको कंपेयर करोगे तो अपने आप x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ पे टाइम पीरियड का जो हम बात कर रहे थे, टाइम पीरियड वाला एक्सपेरिमेंट में, तो सपोज कि एक बोला गया कि ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा है भाई, इस तरह से ऑलरेडी जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताया वो सारा क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है कि टाइम पीरियड जो है वो बोला गया कि भाई टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस में, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे, जी पे, मास पे। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि किस रेशियो में डिपेंड करता है, किस पावर में डिपेंड करता है। मतलब कि एल का कितना पावर डालना चाहिए आपको, जी का कितना पावर डालना चाहिए, मास का कितना पावर डालना चाहिए, पता नहीं है शुरू में आपको, ठीक है ना, शुरू में नहीं पता है आपको। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि भाई टी का मतलब टी जो है डायरेक्ट डिपेंड करता है एल पे, तो एल का पावर ले लेता हूँ, एल का पावर एक्स। टी किस पे डिपेंड करता है, जी पे भी डिपेंड करता है, तो जी का पावर ले लेता हूँ वाई। टी डिपेंड करता है किस पे, मास पे, तो मास का पावर ले लेता हूँ ये 1 2 3 मतलब कुछ कोई नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, मतलब 1 भी एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, हाफ हो सकती है, -½ हो सकती है, -1/3 +1/3 कुछ भी हो सकती है। शुरू में तो पता नहीं है ना, शुरू में तो बिल्कुल आपको अननोन जब हो तो कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो ये हमने क्या किया, मान लिया कि भाई ये इस पे इसके XYZ पावर पे डिपेंड करता है। सबको कंबाइन करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है और k की वैल्यू, और k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई नंबर मान लो 2 5 10 ओके या पाई, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका पावर इधर इसका डायमेंशन लिखेंगे, इसका डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशंस दोनों की तरह लिख के और हम क्या करते हैं और उसको कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे यानी कि इसका डायमेंशन लिखा, किसका, इसका टी का, और इस सब का डायमेंशन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सबका डायमेंशन यहाँ लिखा। और फिर हमने क्या किया कि अगर देखिए क्या होता है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब वो उसके डायमेंशन कोई इक्वेशन कोई करेक्ट होना है तो उसके डायमेंशन करेक्ट ये होने चाहिए, डायमेंशनली उस इक्वेशन करेक्ट होना पड़ेगा। मतलब इनके डायमेंशंस को हम कंपेयर करते हैं, मतलब एल का पावर कितना होगा, तो ये 0 1 और ये यहाँ पे कितना, ये 1 सॉरी ये 1 है ना, और यहाँ पे y, तो ये यहाँ पे पूरा लाके इतना आपका यहाँ से पावर जो है ना, ये दोनों मतलब इसका पावर सारा एल का एक साथ हो जाएगा, टी का हो जाएगा और एम का हो जाएगा। फिर हम इस तरफ जो है उसके साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके आपको ये इक्वेशंस मिल जाता है, कंपेयर करके ये इस तरह से आपको, और ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप जो है मास का पावर कितना आया, 1 आ जाएगा, ओके। अपने आप जो मास का पावर है वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास आ गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो T = K × √L/G लिख सकते हो, हाफ पावर, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो मास अपने आप कैंसिल आउट हो गया। और जो लोग जानते हैं टाइम पीरियड उनको पता होगा कि ये टाइम पीरियड इतना होता है, L/, एक्चुअल वाला। K की वैल्यू देखिए यहाँ पे ऐसे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता चल जाता है। लेकिन इस जो डाटा है उनसे K की वैल्यू पता नहीं चल रही है कितना है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनको पता चल जाता है। लेकिन ये फॉर्म देखिए पता चल गया आपको, इक्वेशन का फॉर्मेट, इक्वेशन एल का पावर कितना होगा, जी का पावर कितना होगा वो पता चल गया। तो यानी इक्वेशन आपने निकाल ली, ठीक है, निकाल ली। तो ये एक ये जो है ना इस तरह से हम इसका अप्लाई करते हैं, इसको यूज होता है इस तरह से। आई बात समझे। तो ये यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इसी सेम चीज़ पे देखिए, आपको फाइनली ये यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया 2 पाई, ओके। तो ये चीज़ होपफुली आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बोला गया क्या, तो सपोज करो कि ऐसा बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी है किसी पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी, कोई पार्टिकल है और उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ओके, मास पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर सकते, क्या ले लूँ मैं, कुछ भी ले लो, और मैं बोलता हूँ किस पे, कुछ भी ले लो, फोर्स पे डिपेंड करता है, ओके, फोर्स पे डिपेंड करता है, भाई कितना फोर्स लगाया जा रहा है उस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट, फोर्स पे। ऐसा बोला गया है, हो सकता है इसमें कुछ गलत भी हो जाए, गलत मतलब कि हो सकता है किसी एक पे डिपेंड ना करे,
तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भाई जो है वो मैं बोलूँगा एम का ए पावर पे डिपेंड कर रहा है, बी का बी पावर पे डिपेंड कर रहा है, एफ का सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, और एक यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया जिसका जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होंगे, इनके डायमेंशन, इसका डायमेंशन आपको पता ही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायमेंशन इसका लिख लीजिए। एम आपको काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन मैं लिख के याद करने के लिए दिया हुआ था, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये डायमेंशन होगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका मास का डायमेंशन होगा एम का पावर ए, और इसका डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन, और इसका पावर बी, और इसका डायमेंशन होगा एम टी माइनस टू और पावर सी। ओके, हम क्या करते हैं, इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे और इसके पावर को कंपेयर कर देंगे, मतलब एम का पावर ए, बी और यहाँ पे प्लस सी। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एल का पावर जो होगा, एल का पावर बी और यहाँ पे प्लस सी, ये भी होगा, और यहाँ पे टी का पावर जो होगा वो माइनस बी, और यहाँ पे टी माइनस टू सी, ये आएगा, देखिए 2c आएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के पावर को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे मतलब कि ये m का पावर जो भी इधर होगा वही इधर होगा, यानी कितना पावर है, 1 है, तो 1 इक्वल टू a प्लस सी, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। अब उसके बाद अगला क्या है, तो अगला है भाई ये 2 किसके बराबर, तो इसके बराबर, तो इसके ऊपर, यानी कि 2 इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, अगला वाला जो है -2 इक्वल टू माइनस टी का पावर यहाँ पे कर रहा हूँ, माइनस बी माइनस 2c। ओके, सॉल्व करेंगे आपको आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे समरी में लिखी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं, वही सेम चीज़ें, राइट। अब यहाँ पे यहाँ तक आप कर लीजिए इसको बढ़िया से, यहाँ तक आप बढ़िया से कर लीजिए, और होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इसके सारे एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे एक एक करके अगले पार्ट में। ओके, तो अभी तक आपको अगर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिससे कि पूरा जो है ना पूरा सीरीज उनको मिल पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक ऑथेंटिक सोर्स काफ़ी अच्छे तरीके से उनको भी प्रोवाइड हो जाए। ओके, थैंक यू।